नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध होंगी और भारत की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएगी। सब लोग ये कह रहे हैं कि वास्तविकता से परे है जो ये स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के और कांग्रेस के भी हाल में बनाई हुई जो कोविड टास्क फोर्स के उसके भी मेंबर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरदीप सपत। थैंक यू नीतू। गुरदीप, मेरा जो पहला सवाल आपसे है कि जो ये स्टेटमेंट आज प्रकाश जावड़ेकर ने दिया और वो ठीक उसके बाद आया जब राहुल गांधी ने दोपहर में काफी आलोचना की जो वैक्सीन की रणनीति है बीजेपी सरकार की, उसके बाद तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस आलोचना का हेडलाइन मैनेजमेंट है या वाकई में ये वास्तविकता है जो कि जावड़ेकर कह रहे हैं कि नहीं, हमारा देखिए ब्लूप्रिंट तैयार है। कैसे देखते हैं आप इसे? नीलू, जो आज जावड़ेकर साहब ने बोला कि 216 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक तैयार हो जाएंगी, वो कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यही बात बोली थी। फिर वीके पॉल जो हैं, उन्होंने 2 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम 216 करोड़ तैयार कर लेंगे दिसंबर तक। अच्छी बात है अगर कर लें। अब सवाल यह है कि पिछले 2 हफ्ते में क्या हुआ। 2 हफ्ते में ये घोषणा करने के बाद जब सरकार ने कहा कि पूरी तैयारी हमारे पास हो गई है, तो उसके बाद 2-3 घटनाएं हुई जिससे कि पता लगता है कि ये बात में कितना दम है। 4 दिन पहले केरला हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने फिर से एक एफिडेविट दिया और उसमें एक स्पष्ट रूप से कहा कि आज भी जो राज्यों को कितनी वैक्सीन सप्लाई करनी है उसका कोई प्लान उनके पास नहीं है। यानी कि 2 हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब आपने कह दिया कि 216 करोड़ वैक्सीन आने वाली है, आपने अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं किया कि उस वैक्सीन को किस तरह से बांटेंगे। इससे आपकी गंभीरता का पता चलता है। दूसरी बात, उसमें एक शेड्यूल था। शेड्यूल में यह था कि 75 करोड़ वैक्सीन जो है प्रोडक्शन कोविशील्ड का होगा, 55 करोड़ कोवैक्सीन का होगा और बाकी छोटा छोटा दूसरी वैक्सीन का होगा। पिछले महीने तक कोवैक्सीन 40 लाख पर मंथ था, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 1 करोड़ किया और कहा कि मई में 3 करोड़ कोवैक्सीन का प्रोडक्शन होगा। लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मई में कोवैक्सीन 3 करोड़ प्रोड्यूस होगी। तो यानी कि जो 216 करोड़ के तरफ पहला जो कदम है उसमें सरकार विफल नजर आ रही है। दूसरी बात, अभी तक कहा गया कि कोवैक्सीन 8 करोड़ प्रोड्यूस हुई है। आज ही अखबारों ने खबर दी है कि सिर्फ 2 करोड़ लगी है। यानी कि या तो प्रोड्यूस नहीं हुई है या लग नहीं रही है। सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो जो सरकार की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में और जो घोषणा कर रहे हैं उसमें कहीं तालमेल नजर नहीं आ रहा है। तीसरी बात, आप देखो कि 24 अप्रैल को सरकार ने नई नीति घोषणा की लिबरलाइज्ड वैक्सीन प्रोडक्शन की और कहा कि स्टेट्स वैक्सीन खरीदेंगे। स्टेट्स, अब जो स्टेट वैक्सीन खरीदेंगे वो भी इस 216 करोड़ के अंदर शामिल है। ये 216 करोड़ उसके अलग नहीं है। लेकिन पिछले 1 महीने में स्टेट वैक्सीन नहीं खरीद पाए क्योंकि उन्होंने ग्लोबल टेंडर किए, टेंडर फेल हुए। इस समय वैक्सीन की कमी है तो टेंडर के मार्फत पे वैक्सीन ली नहीं जाएगी। फाइजर मोडर्ना ने कह दिया कि हम राज्य से बात नहीं करेंगे। नहीं, मेरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि फाइजर मोडर्ना ने कह दिया कि हम वैक्सीन सेंटर को देंगे और आज उस बात को भी 1 हफ्ता होने को है, लेकिन केंद्र सरकार से उस पर भी कोई कार्रवाई आज तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो 216 करोड़ का जो टारगेट है वो पिछले 14 दिनों में जो हम देख रहे हैं उसकी तरफ सरकार का जो ठोस कदम है वो तालमेल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार ने कुछ 8 वैक्सीन कंपनीज की बात की है जिसमें जैसे नोवावैक्स है, बायोलॉजिकल ई है, जाइडस कैडिला है। ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं, एफिकेसी डेटा के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन सरकार ने इनको अपना आधार बना लिया है। तो आपको लग रहा है कि ये सारी अभी हवा में बातें हैं और एक्चुअल प्लानिंग जो आप खुद कह रहे हैं वो प्लानिंग कहीं नजर नहीं आ रही है सरकार की? देखिए, एक बात समझिए कि सरकार को जो भी वैक्सीन दुनिया में होगी वो खरीदनी पड़ेगी। ये बात आज से नहीं हो रही है। अक्टूबर 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया था कि हम वैक्सीन खरीदेंगे। 2020 में कहा था कि जुलाई तक 25 करोड़ वैक्सीन 25 करोड़ लोगों को लगा देंगे। जुलाई से लेके अप्रैल अंत तक कुछ नहीं किया। अप्रैल से लेके अब तक फिर बातें हो रही हैं।
जो वैक्सीन दुनिया में आ गई है वो वैक्सीन भारत को खरीदनी चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार को ही प्रयास करने पड़ेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत ये है कि केंद्र सरकार ने पिछले 24 अप्रैल की पॉलिसी के तहत अपने हाथ झाड़ लिए थे और कहा कि राज्य करें, और राज्यों से दुनिया में कोई बात नहीं कर रहा है। तो बाकी छोटी छोटी जो बाकी कंपनियों को इन्होंने, छोटी कंपनी वो एक्चुअली में इनसे बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन छोटा होगा 216 करोड़ में, उनसे केंद्र सरकार को आज की तारीख में बातचीत कर लेनी चाहिए थी। उन कंपनियों को ऑर्डर यूएसए ने, यूके ने, कनाडा ने जुलाई 2020 में दे दिए थे। आज हम 1 साल बाद ये कह रहे हैं कि उनसे हम बातचीत करके फाइनल करेंगे। हम 1 साल पीछे हैं और इस बीच में तीसरी वेव आके आज कितना नुकसान कर चुकी है। ये नुकसान इस वैक्सीन डिले की वजह से ही तो हुआ है। आप देखिए, वैक्सीन को लेके जो पूरी की पूरी घोषणा हो जाती है, अक्टूबर की घोषणा हुई, दिसंबर की घोषणा हुई, फरवरी की घोषणा हुई, अप्रैल की घोषणा हुई, 2 हफ्ते पहले की घोषणा हुई, आज की घोषणा हुई। सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, उसकी तरफ जो ठोस कदम होना है वो नहीं हो रहा, और वो इस सरकार की खासियत है। नॉर्मली गवर्नेंस में क्या होता है, गवर्नेंस में हम कहते हैं कि आप एनालाइज कीजिए, प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। ये सरकार उल्टा करती है, ये पहले लागू करती है, फिर उसके बाद फायर फाइटिंग करती है, डैमेज कंट्रोल करती है, फिर एनालाइज करती है कि हमें कहां गड़बड़ हुई, और इस बीच में दूसरी बात को लागू करने की बात कर देती है। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन कुलदीप, आपको लगता है कि अगर आप प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देखें जनवरी 2020 का, नवंबर 2020 में खुद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये जो वैक्सीन प्रोडक्शन का जो पूरा काम है वो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का एक आइवरी टावर जो बीजेपी की सरकार में सब मंत्री, प्रधानमंत्री सबने बना लिया है, ये आज क्या उसका नतीजा है कि इनके पास कोई रणनीति नहीं है? क्योंकि इन्होंने सोचा कि ये जो 2 कंपनीज जिन पर ये बैंक कर रहे हैं उनकी वजह से इनकी वैक्सीन पॉलिसी शायद कारगर साबित होगी। तो क्या आज वो फेलियर का आपको लगता है कि वो सबसे बड़ा रीजन है? नहीं, आइवरी टावर नहीं है। सच्चाई ये है कि वैक्सीन प्रोडक्शन पे भारत ने आजादी के बाद से ही बहुत ध्यान दिया। जब जवाहरलाल नेहरू पीएम थे तभी से इस क्षेत्र में काम हुआ है, और अभी पूरी दुनिया की 70% वैक्सीन भारत उत्पादन करता है आज की तारीख में। तो भारत के पास ये ताकत है कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन दे पाए। अब इस ताकत, ये ताकत 1 या 2 कंपनी के पास नहीं है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के पास है या भारत बायोटेक के पास है। 2 दर्जन कंपनियां इस देश के अंदर हैं जिनके पास ये क्षमता है। सरकार ने गलती 2 लेवल पे की। एक लेवल पे तो ये गलती की कि वो सिर्फ 2 प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट कर रही है, और जो अपनी क्षमता है बाकी 2 दर्जन कंपनियों की, उनको आज तक ऑर्डर देने की बात नहीं हुई। पिछले महीने उन्होंने 4 या 6 कंपनियों को और बोला है देंगे, लेकिन वही प्रक्रिया में है अभी। तो ये जो भारत की एक कैपेसिटी बिल्डअप हुई है 70 साल में, वो अपने देश के लिए भी हुई थी और दुनिया के लिए भी, उसको इस्तेमाल नहीं किया। अब चिंगलपेटू में एक पब्लिक सेक्टर यूनिट 2012 में शुरू हुई थी, 2017 में बनकर तैयार हुई। उसकी कैपेसिटी करीब 55 करोड़ वैक्सीन बनाने की है। 2017 से आज तक वहां प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। वहां तो लास्ट ईयर प्रोडक्शन शुरू कर सकते थे, वहां क्यों नहीं किया है? जो बाकी कंपनियां इंडिया में बना सकती हैं, मनमोहन सिंह जी ने करीब 1 महीना हो गया इस बात को, 1.5 महीना पहले चिट्ठी लिख के बोला था कि भारत ने कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रावधान दुनिया से लड़कर रखा है। जब पूरी दुनिया में गैट और डंकल के प्रस्ताव आए थे 90s के अंदर, तो भारत ने लड़ाई की थी कि हम कंपलसरी लाइसेंसिंग और प्रोसेस पेटेंट को अपने पास रखेंगे। तो वो किस दिन के लिए किया था? आज वो कंपलसरी लाइसेंसिंग को यूज करके आप बाकी कंपनी को दे देते 1 साल में। वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ 2 कंपनियों को सपोर्ट करने की बात लगातार हो रही है। आप सपोर्ट करते, उसको भी टाइम पे नहीं किया। उन कंपनियों ने जब सपोर्ट मांगना शुरू किया था, वो लास्ट ईयर अगस्त में मांगना शुरू किया था, और सपोर्ट कब दिया? जब देश में मौतें होने लगी 3rd वेव में, तो अप्रैल के एंड में जाके 28 अप्रैल को सपोर्ट दिया है। तो आप उन 2 कंपनी को भी सपोर्ट नहीं किया। आपने 2 दर्जन कंपनियों को भी काम नहीं दिया। जो अपने यहां नई कंपनी शुरू हुई तमिलनाडु में, आपने वहां भी प्रोडक्शन शुरू नहीं किया। तो जो कैपेसिटी है वो तो पड़ी की पड़ी रह गई ना, उस कैपेसिटी को तो यूज ही नहीं किया आपने। तो भारत की कैपेसिटी थी, आज भी है, लेकिन उस पर कोई तैयारी सरकार की नजर नहीं आई कि उस कैपेसिटी को यूज किया जाए।
लेकिन गुरदीप, आपने ये बहुत सिग्निफिकेंट बातें बोली हैं कि जो जो हमारे पास कैपेसिटीज थी उनको सरकार ने यूटिलाइज नहीं किया है। लेकिन ये बातें, ये सवाल अगर हम किसी केंद्रीय मंत्री से या खुद प्रधानमंत्री से कोई पूछने की जरूरत करता है ट्विटर पर या कुछ भी, तो कल देखिए किस तरह से नीति आयोग ने एक फैक्ट वर्सेस मिथ्स का एक पूरा एक डॉक्यूमेंट निकाला और कहा कि सरकार के बारे में गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। और वो उस तरीके का पूरा एक एक्सप्लेनेशन आ जाता है जिसको देखकर लगता है कि सरकार अभी भी बहुत ही ऑफेंसिव मूड में है। और उसका प्लान क्या है, जो कि आप बराबर इस बात को कह रहे हैं और कहते चले आए हैं कि प्लान सरकार का कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार क्या वाकई में सीरियस है वैक्सीन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, या अभी भी सिर्फ लोगों को मिसलीड करने में लगी हुई है? सरकार की आक्रामकता तो जग जाहिर है, वो देश का हर व्यक्ति देख रहा है। जिसने भी ट्विटर पे मदद की, जिसने भी ट्विटर पे मदद मांगी, उस पे पुलिस केस लगाए गए हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो सरकार की आक्रामकता के बारे में तो अब कुछ नया बोलने को रहा नहीं, पूरे देश देख रहा है। सवाल है सरकार की गंभीरता का। आपने नीति आयोग की बात की। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले के करीब एक मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, एकरियार जो थिंक टैंक है उसके साथ। उसमें प्रस्ताव आया कि एक वॉर रूम बनना चाहिए, जैसे केरला में वॉर रूम बना, जिसमें कि लॉजिस्टिक्स के लोग, साइंटिस्ट लोग, उसमें सप्लाई के लोग, सारे लोग हों और वो तैयारी करें कि वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी। नीति आयोग ने ये बोला कि हमारे पास वॉर रूम ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आज तक देश को नहीं पता कि उस वॉर रूम में कौन है। नीति आयोग की वेबसाइट पे उसकी कोई जानकारी नहीं है, राज्यों को उसकी कोई जानकारी नहीं है। नीति आयोग की वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे तो उसकी वेबसाइट पे कोविड के नाम पे केवल एक जानकारी है कि अगर आपको कोविड में राहत में पैसा देना है रेड क्रॉस को तो कैसे दें। मतलब वहां भी पैसा इकट्ठा करने के लिए जानकारी है, जो साइंटिफिक जानकारी है, जो लॉजिस्टिक की जानकारी है, जो सप्लाई साइड की जानकारी है, जो रिसर्च की जानकारी है, वो नहीं है। तो ये कैसा वॉर रूम है? तो नीति आयोग की खुद की बात। दूसरा, अगर आप दूसरा जो मंत्रालय इसमें है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट खोलें, जो कि नोडल साइट है वैक्सीनेशन को लेकर, उस पे वैक्सीनेशन को लेकर आखिरी इंफॉर्मेशन 24 मार्च को दी गई है। 24 मार्च से वो अपडेट ही नहीं हुई है। तो आप गंभीरता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ना नीति आयोग ना मिनिस्ट्री की वेबसाइट अपडेटेड है। जो एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे मोदी सरकार ने, पहले अप्रैल में बनाए थे 11, फिर उसको 6 किया था अक्टूबर में। उन एम्पावर्ड ग्रुप की राज्यों से मीटिंग्स ही कभी नहीं हुई। तो अगर आपके पास एम्पावर्ड ग्रुप काम नहीं कर रहे हैं, आपके वॉर रूम में कौन है वो मालूम ही नहीं है, आपकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तो आपकी गंभीरता का हमको कैसे पता चले? आपने एक ग्रुप बनाया, जो कंसोर्शियम बनाया जीनोम सीक्वेंसिंग का। जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी है मैं उसको बताना चाहूंगा। बहुत अभी वेरिएंट की बात हो रही है, जिसपे सरकार ने आपत्ति की कि इंडियन वेरिएंट मत बोलिए, नहीं बोलते। 1.617 वेरिएंट है। इसका पता चल गया था 5 अक्टूबर 2020 को। इसी वेरिएंट ने तबाही मचाई है। 5 अक्टूबर के बाद सरकार ने उस पर रिसर्च नहीं की। ये रिसर्च कब शुरू हुई? जब 22 फरवरी, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद यूके और यूएसए ने 22 और 23 फरवरी 21 को ये वेरिएंट ढूंढा, तब जाके बात शुरू हुई। और सीक्वेंसिंग के लिए पैसा दिया 1 अप्रैल को। 115 करोड़ अलॉट हुआ था, दिया 80 करोड़ रुपया। तो आप रिसर्च ही नहीं करेंगे वायरस के बारे में। इसके विरोध में साइंटिस्टों ने लिखा, और जो उसके चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि सरकार जिस तरह से काम कर रही है। हालांकि उन्होंने कारण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था कि क्या गड़बड़ है। तो आप, ये नीति आयोग काम नहीं कर रहा है, उसका वॉर रूम का पता नहीं है, आपके एम्पावर्ड ग्रुप काम नहीं कर रहे हैं, उसकी मीटिंग्स का कुछ पता नहीं है, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, आपकी जीन सीक्वेंसिंग की रिसर्च अपडेटेड नहीं है, तो आप लड़ेंगे कैसे? सिर्फ बातों से या डिक्लेरेशन से? ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई तो नहीं है ना कि जहां बातों से आप जीत जाएंगे। ये तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई है, ये साइंस से जीती जाएगी। और सारा ध्यान कहाँ है? कोरोनिल। सारा ध्यान कहाँ है कि गोबर का क्या इस्तेमाल होता है। तो आप पूरे देश दुनिया में, जो भारत एक वैज्ञानिक कंट्री के तौर पे जाना जाने लगा था, इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट की पूरी दुनिया में इज्जत है, वो उस इज्जत को भी आप पट्टियां बेट कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। उस इज्जत को भी आप खत्म कर रहे हैं। और एक पिछड़ा हुआ देश जिसको साइंस की समझ नहीं है, वो छवि भारत की बनाई जा रही है।
लेकिन कुलदीप आज भी आप देखें तो सरकार ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसको पूरी एक पॉलिटिकल बैटल मान रही है। उसको ये नहीं लग रहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आज जब राहुल गांधी ने ये चीजें पॉइंट आउट करी, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है, तो जावड़ेकर जी ने उसको पलटकर टूल किट केस पर वो लेकर आए कि देखिए ये तो मैं कह ही रहा था कि टूल किट में ये सारी रणनीतियां दी हुई हैं और उसी को कांग्रेस फॉलो कर रही है। तो वो वापस पूरी चीज वो टूल किट पर घुमा कर लेकर आए। तो पहले से ये टूल किट क्या है? ये टूल किट को न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, टूल किट कुछ नहीं है। जो हम लोग अपने ऑफिसों में ग्रुप ईमेल करते हैं और उसमें कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो टूल किट होती है। ठीक है, ग्रुप ईमेल। जब मैं टूल किट शब्द ना यूज करके अगर बोलूं कि ग्रुप ईमेल था, तो उसमें वो दम नजर नहीं आता है, पर बीजेपी टूल किट बोल के उसमें दम ला रही। अब उनका आरोप क्या है? आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने टूल किट के माध्यम से अपने लोगों को यह बोला कि आप ऐसा ऐसा बोलिए। अगर कांग्रेस ने बोला होता कि ऐसा ऐसा बोलिए, तो आज उसकी चर्चा होने पे पीछे हटते। भाई वो टूल किट तो थी इसीलिए ना कि टीवी पे चर्चा हो। तो कांग्रेस उसको डिनाई क्यों करेगी? कांग्रेस तो कहेगी हाँ भी हमने बोला, टीवी पे चर्चा होनी चाहिए, हो रही है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिया, उसमें बदलाव किया, और वो डॉक्यूमेंट क्या है, ग्रुप ईमेल के तरह होता है, उसको टूल किट के नाम से पूरी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। बीजेपी की खूबसूरती होती है कि जब उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, तो शब्द ही उसकी स्ट्रेटेजी है, शब्द ही उसके बाण है। वो सूडो सेक्युलर की बात करते थे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते आए, वो अर्बन नक्सल की बात करते हैं, वो टूल किट की बात करते हैं। तो आपके पास वो भूल जाते हैं कि हम सरकार में हैं। हमको शब्द बाण नहीं चाहिए, शब्द बाण को छोड़ दीजिए। बताइए कि लोगों को बचाया कैसे जाए, बताइए कि इस देश में वैक्सीनेशन कब होगा, बताइए कि इस समय ब्लैक फंगस की बीमारी है और एक एक व्यक्ति को 3 लाख से 8 लाख रुपए के बीच की दवाई खरीदनी पड़ रही है। आम आदमी दवाई को कैसे खरीदेगा? वो दवाई कब मिलेगी? वो फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये बताइए ना। टूल किट की बात हो गई, खत्म। आपने झूठ बोला, कांग्रेस पार्टी ने उस पर केस कर दिया है, वो केस कोर्ट के अंदर जा रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है। साबित ऑल्ट न्यूज जैसी साइट्स ने साबित कर दिया कि बीजेपी ने एक एक फेक टूल किट बनाकर, एक फेक ग्रुप ईमेल बनाकर कांग्रेस के नाम से बदनाम करने के लिए किया। वो खत्म हो गई बात। बात यह है कि सरकार है आप, जो काम पीएम को करना है, जो काम हेल्थ मिनिस्टर को करना है, जो काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को करना है, वो काम इस देश में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वो उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है, उसकी बात बताएं। बिल्कुल। और ये जो पूरा मंत्रिमंडल है इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब क्योंकि कल ये पूरा डॉक्यूमेंट नीति आयोग की तरफ से आया है, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो 7 झूठ जो कल डॉक्टर वी के पॉल जिनका बोल रहे थे, तो उन 7 झूठों का भी काउंटर है। पॉइंट बाय पॉइंट लोगों ने इस बात को प्रूव किया है कि सरकार उन सातों बातों में जो चीज कहना चाह रही थी वो गलत है और वो मिसलीडिंग है। खैर, वैक्सीन रणनीति की अगर बात करें तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास अभी कोई प्लान नहीं है गुरदीप। लेकिन अब आपसे बात करना चाहूंगी इंटरमीडियरीज रूल्स के बारे में, बहुत संक्षेप में, कि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो रिश्ते हैं सरकार के बीच में और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बीच में लगातार जो रिश्ते हैं वो खराब होते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार चीजों को नियंत्रण करना चाह रही है। रेगुलेशन बोलती है लेकिन वो कंट्रोल करना चाह रही है। आपको लग रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बना हुआ था और इंडिपेंडेंट वॉइसेस के लिए बना था, आज वो किधर जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? नीलू, जब से मोदी सरकार आई है, 3 बहुत बड़े ऐसे फैसले थे जिसने तबाही लाई। नोटबंदी, जीएसटी का सही से इम्प्लीमेंटेशन ना होना, और कोविड का जिस तरह से इन्होंने हैंडलिंग की है। और तीनों इसलिए तबाही लाए क्योंकि उनको, इस सरकार को बातों की गहराई में जाने की आदत नहीं है। इस सरकार को ये समझ, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की आदत नहीं है। कॉमन सेंस पे सरकार चलती है। हार्ड वर्क, हार्वर्ड नहीं, हार्ड वर्क, जो पीएम ने कहा था। वो अलग बात है, शायद बीजेपी के लोगों को ये मालूम नहीं है कि हार्वर्ड में भी बहुत हार्ड वर्क चाहिए। बिना हार्ड वर्क के कोई हार्वर्ड में पढ़ नहीं पाता है। लेकिन खैर वो अलग बात। तो ये समस्या, चौथी तबाही इन इंटरमीडिएट रूल से आ सकती है। और ये मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। आप समझिए, इस इंटरमीडिएटरी रूल से वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं। उनका पर्पस तो ये है कि कोई सरकार के खिलाफ अगर बात कहलाता है,
तो उसको वो आइडेंटिफाई कर सकें, उस पर केस चला सकें। ये इसका सीधा सीधा मतलब है। कहा यह जा रहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके, सेक्सुअल वायलेंस को लेके हम ये करना चाह रहे हैं। उसके लिए तो आईटी एक्ट में सेक्शन 67, सेक्शन 68 ऑलरेडी मौजूद है। उसमें तो कोई नया रूल लाने की जरूरत नहीं थी। तो वो वजह नहीं है। वजह यह है कि वो बात को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाकर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति से कौन सी बात शुरू हुई। और ये करने के लिए वो दबाव डाल रहे हैं सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर कि आप अपने यहाँ टेक्निक चेंज कीजिए और नई टेक्निक लाइए, जिससे आप, यानी कि व्हाट्सएप ये बता सके कि कोई मैसेज कहां से चला। आज की तारीख में व्हाट्सएप ये नहीं बता सकता, क्योंकि उसका एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। जब मैं मैसेज भेजता हूं किसी को, तो वो मैसेज कोडेड फॉर्म में जाता है, और जब किसी को मिलता है तो कोडेड फॉर्म में मिलता है। उसको भेजने वाले और रिसीव करने वाले के अलावा कोई नहीं पढ़ पाता। अब अगर व्हाट्सएप को सरकार की बात माननी है, तो उसको एनक्रिप्टेड मैसेजिंग को बंद करना पड़ेगा। अब इसका नुकसान क्या होगा? आज 55 करोड़ लोग व्हाट्सएप पे हैं, आज करीब 48 करोड़ फेसबुक पे हैं। लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति जो कहीं काम कर रहा है वो सोशल मीडिया पे है। उसमें से कोई सरकार में काम करता है, कोई डिफेंस सेक्टर में काम करता है, कोई बिजनेस में काम करता है, कोई पर्सनल प्राइवेसी का इशू है। तो एक बार आपने कन्वर्सेशन की सीक्रेसी को खत्म कर दिया, तो आपके ना सिर्फ ये मैसेजेस जो सरकार ट्रैक करना चाह रही है सिर्फ वो एक्सपोज होते हैं, बल्कि हर बिजनेस डील, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज, दो लोगों की व्यक्तिगत बातचीत, हर चीज एक्सपोज होती है। और सरकार ने बोला कि क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई हम नहीं मांगेंगे, हम तो केवल क्राइम वाले इश्यूज को मांगेंगे। ठीक है, आप मत मांगिए। पर जब आप ये उस तरह से आए कि मेरा घर है और सरकार ने कहा आज से तुम इस घर के अंदर ताला नहीं लगाओगे, और मुझे मना कर दिया ताला लगाने से कि इंक्रिप्शन नहीं होगा, ताला नहीं लगेगा। अब सरकार घुसे ना घुसे, ताला नहीं लगाए तो बाकी लोग घुस जाएंगे, जो डेटा चोरी करते हैं, जो जासूसी करते हैं, जो हैकिंग करते हैं, उन सब के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। और ये ई सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, ये सरकार को समझना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में युद्ध जो है वो ई सिक्योरिटी के इर्द होने हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है ना। तो आप उस पूरे सिक्योरिटी पैराडाइम को कमजोर कर रहे हैं। आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो सिक्योरिटी पैराडाइम कमजोर हो, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर नेशनल सिक्योरिटी से लेकर लोगों की व्यक्तिगत बातचीत वो खुले में खतरे में आती है। और ये इतना बड़ा हैवक है। ये सिर्फ अगर बात होती कि कुछ लोगों को क्राइम को आइडेंटिफाई करने की बात होती तो दिक्कत नहीं है। सवाल ये कि जो क्राइम की बात अगर हम सरकार की मान लें, ठीक है कि कोई दंगे भड़काता है, कोई पोर्नोग्राफी करता है बच्चों की, कोई सेक्सुअल वायलेंस करता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। पर उसके लिए आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। आज भी हर फोन का डेटा, हर एक व्यक्ति का ईमेल iCloud पे है, सरकार को एक्सेसिबल है, उस पर कोई बैन नहीं है। आपका लोकेशन डेटा सरकार को एक्सेसिबल है, आपका क्लाउड का सारा डेटा सरकार को एक्सेसिबल है, आपकी मूवमेंट सरकार को एक्सेसिबल है। तो सरकार को जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इस डेटा को इस्तेमाल करके कर सकती है। पूरी दुनिया में की जा रही है। और सरकार का ये कहना गलत है कि बाकी दुनिया में देशों ने मजबूर किया है। एन्क्रिप्शन खत्म करने को किसी ने मजबूर नहीं किया है। और सरकार का ये भी कहना गलत है कि जिम्मेदारी व्हाट्सएप की। अगर आपने कंपनियों को बोले कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है और आप तरीका निकालिए, तो समझ में आता है। सरकार वो नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि एन्क्रिप्शन खत्म कर दीजिए। तो एन्क्रिप्शन खत्म करने से एक हर तरह की सिक्योरिटी को लॉस होगा। दूसरी बात, वो प्राइवेसी का भी हनन है। और प्राइवेसी आजकल मेरी आपकी इच्छा की बात नहीं रह गई है। 2017 में पुट्टू स्वामी जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने दिया है कि प्राइवेसी मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का हनन ये सरकार अगर करेगी तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में इसको टर्न डाउन कर देना है। केरला हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील्स लगी हैं, इस पे अभी बहस होनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार इसको बिल्कुल ले जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक कोर्ट सुनेगी, जब तक उसमें फैसले आएंगे, जब तक सरकार को खुद समझ में आएगी, तब तक वो इतना नुकसान कर चुके होंगे नेशनल सिक्योरिटी का, बिजनेसेस का, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का और लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी का, कि वो चौथा, जिसको कहते हैं ताबूत की कील माना जाएगा। एक बढ़ते हुए भारत की जो तरक्की रोक रही है, वो उसमें चौथा कदम इस सरकार का माना जाएगा। लेकिन कुलदीप, जिस तरह से कल ट्विटर ने बोला कि हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये एक इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है,
फिर सुंदर पिचाई ने भी बोला कि इंटरनेट फ्रीडम इज सुप्रीम। तो आपको लग रहा है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, ये कहीं ना कहीं कोई एक लक्ष्मण रेखा बना पाएंगी जिसके बियॉन्ड झुकेंगी नहीं, और यू फील दैट द गवर्नमेंट इज रियली गोइंग टू फोर्स देम डाउन टू बकल? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लक्ष्मण रेखा देखो, बन पाएगी, झुक पाएंगे वो सरकार के कहने में? पूरी दुनिया में पिछले 20 साल में इंटरनेट ने सब कुछ चेंज कर दिया है, और ये जो इंटरनेट के बदलाव आए हैं वो हर बार ऐसा नहीं कि अच्छे बदलाव रहे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ना तो सरकारों ने बनाई है, ना ही ये इंटेलेक्चुअल्स ने बनाई है, ना ही एकेडमिशियंस ने बनाई है, ये इंजीनियर्स की बनाई हुई है। इसमें जब आप टेक्नोलॉजी को ले आए तो उसके नुकसान भी सामने आए, लेकिन इसको डील कैसे करना है सवाल ये। इसको डील भी टेक्नोलॉजी के रास्ते से ही करना पड़ेगा, ये डंडा चला के नहीं होगा। अब आपको छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि गूगल पे किसी को बदनाम करना बहुत आसान है। किसी के नाम पे आप गूगल पे कोई भी अब्यूजिंग डॉक्यूमेंट लोड कर दीजिए और वो डॉक्यूमेंट गूगल के ऊपर रहता है, भले ही वो व्यक्ति लाख सफाई दे, उसका वीडियो हो, उसका डॉक्यूमेंट हो, गूगल पे सर्च में रहता है। यूरोप में इसको माना गया कि ये प्राइवेसी का और राइट टू रेपुटेशन का इशू है, कि मेरा अधिकार है कि मेरी रेपुटेशन बरकरार रहे, और गूगल इस अधिकार को छीन रहा है। वो मेरे खिलाफ झूठी जानकारी को सर्च में दिखाता है और मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसमें मुकाबला करने का। तो यूरोपियन कोर्ट ने गूगल को आदेश दिया कि भाई आप तरीका निकालिए कि कोई व्यक्ति अगर अपने बारे में जानकारी गूगल पे नहीं चाहता, वो नहीं दिखनी चाहिए। तो आज गूगल में यूरोप के अंदर ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपनी निजी जानकारी गूगल से हटवा सकता है। ये डिमांड भारत में भी इस गवर्नमेंट से लगातार लोग करते आए हैं। तो जो डिमांड सही है वो सरकार ने मानी नहीं पिछले 7 साल में। नेट की सिक्योरिटी को लेके, डिजिटल सिक्योरिटी को लेके, प्राइवेसी के इश्यूज को लेके जो कानून बनने हैं वो आपने 7 साल में बनाए नहीं है। वो दुनिया बना रही है, भारत सरकार नहीं बना रही है। अगर वो बना रही होती तो आज जो प्रॉब्लम आती है सोशल मीडिया से वो आज नहीं आ रही होती, और तब तो सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल कर रहे थे। आज आप देखिए कि जो लोगों को खुद बीजेपी के बड़े नेता, खुद प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, वो किस तरह की धमकियां देते हैं। क्या वो सेक्सुअल वायलेंस की धमकियां नहीं देते हैं? वो ट्रोलिंग नहीं करते हैं? क्या पोर्नोग्राफिक ग्रुप ऐसे नहीं है जिसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए वो यूज करते हैं? तो जब तक आपको फायदा हो रहा था आपने इसका इस्तेमाल किया, आपने कोई कानून नहीं बनने दिया जो इसको रोके। जब अब आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया की बयार बदल गई है, जब आपको ये लगा कि प्राइम मिनिस्टर के मन की बात को डिसलाइक ज्यादा मिल रहे हैं, लाइक कम मिल रहे हैं, जब आपको ये लग रहा है कि सोशल मीडिया के मार्फत से आप वो बातें पब्लिक कर पा रही है जो मेन स्ट्रीम मीडिया दबा रहा है, तो सरकार के अंदर ये घबराहट आई है और वो अब सोशल मीडिया को ही दबाना चाह रही है। तो सवाल नीति का नहीं है, सवाल नीयत का है। सरकार की नीयत में प्रॉब्लम है। नीयत ठीक होगी तो नीति अपने आप ठीक निकलेगी, इन्हीं कंपनीज के साथ मिलकर निकलेगी, राज्य सरकारों के साथ मिलकर निकलेगी, कंसेंसस बना के निकलेगी। लेकिन अभी तक का जो एटीट्यूड है गुरदीप, आपको लगता है कि उनकी नीयत में कहीं भी थोड़ा लचीलापन आएगा और वो अकोमोडेट करेंगे सोशल मीडिया कंपनीज के कंसर्न्स को? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जो जो रुख दिख रहा है वो ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल एक सर्वेलेंस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर नीयत ठीक होती तो ट्विटर के ऑफिस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के 6 से ज्यादा अधिकारी क्यों जाते? अधिकारी गए तो गए, सरकार ने क्या बोल दिया? नोटिस देने गए थे। एक कागज को देने 6 अधिकारी जाते हैं, और वो स्पेशल सेल जिसका काम जासूसी का पता लगाना और टेररिज्म का पता लगाना। तो सरकार की नीयत का तो वो खुद तो छुपा नहीं रहे हैं। इस पे क्वेश्चन तो तब लगाया जाए, प्रश्न तो तब उठाया जाए जब सरकार कह रही है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो तो अपने हर कदम से ये मैसेज दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, तुम सुधर जाओ। वो सोशल मीडिया को, ट्विटर को, फेसबुक को, दूसरी कंपनीज को, जो सोशल मीडिया की न्यूज कंपनीज हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए हम ये करने जा रहे हैं और तुमको सुधरना होगा। अब ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है, प्राइवेसी के, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, ये आईटी एक्ट के मूल प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। जो कानून है आईटी एक्ट, उसमें इस तरह की किसी बात का कोई स्कोप नहीं है। ये बात कोर्ट्स में गई है, मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इस पर सही फैसला देंगे।
लेकिन इस बीच में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन इश्यूज के ऊपर, जब कोविड चल रहा है, तो अपना ध्यान छोड़कर लोगों को कोविड से बचाने पे ध्यान दें। जरूरी वो है। अगर कोविड से लोग बचेंगे, अगर लोगों को राहत मिलेगी, तो सरकार की वाहवाही ही होगी। सरकार को वाहवाही लेने के लिए ये जो छद्म तरीके हैं ना, इनके मुंह से बचना चाहिए, काम करना चाहिए। सरकार काम करे, काम करने के लिए बनी है। सजेशंस तो आपके इस पूरे इंटरव्यू में आपने बहुत सारे दिए हैं, राहुल गांधी ने भी इतने सजेशंस दिए हैं, लेकिन ये सरकार कोई सजेशन मानने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द सिंपल फैक्ट कि जो चीज उसके फेवर में नहीं है तो उसको काटा जाए, उसको दबाया जाए। यही टैक्टिक्स पूरे सरकार की इस समय नजर आ रही है। गुरदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, सत्य हिंदी के साथ जुड़े। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि ये पूरा इंटरव्यू गुरदीप सप्पल के साथ आपको कैसा लगा, इस पर फीडबैक दीजिएगा। और गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन गुरदीप। थैंक यू। थैंक यू नीलू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।